तो आज बहुत दिन के बाद वापस फिर आप लोगों से कुछ बात करने का मौका मिला है। आज किस टॉपिक पे बात करेंगे? कोई ऐसा मुद्दा जो सबके आंखों के सामने से गुजर रहा हो पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, या शायद जो ध्यान दे रहे हो उनको पता होगा। आज से कुछ दिन पहले अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में के रिज़ल्ट में डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, ये अब तक का इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अब आप बोलिएगा ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे है? क्योंकि ट्रंप की जो नीतियां हैं वो दुनिया बदलने वाली हैं। वो जो सोच रखते हैं दुनिया के हर मामले में, हर विषय पे, वो दुनिया को बदलने वाली है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इनका जीतना। अगर विश्व का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो ट्रंप का अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना जाना इस इलेक्शन में 2024 में, यह एक क्रूशियल मूवमेंट होगा। क्योंकि आप अभी दुनिया पे नज़र डालिए, पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पे क्या क्या हो रहा है। पहली बात, रूस और यूक्रेन में आज सालों से युद्ध चल रहा है, कुछ नहीं। इसराइल हमास में 1 साल से ऊपर हो गया युद्ध का। दो देश तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं युद्ध में है, एक इसराइल हमास या इसराइल फिलिस्तीन कहिए, या यूक्रेन और रसिया। और ये 4 देश जो डायरेक्ट लड़ रहे हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ रही है। कुछ ही ऐसे देश होंगे जो न्यूट्रल बचे हों, बाकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी एक एक गुट में जा चुके हैं। आपको अगर ऐसा देखना है, यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप और पूरा वेस्टर्न कंट्री, जो भी वेस्टर्न कंट्री है, सब यूक्रेन के सपोर्ट में है। चाहते हैं कि रसिया हार जाए। और रसिया के सपोर्ट में ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना ऐसे देश थे जो चाहते हैं कि यूरोप का मोनोपोली टूटे और रसिया मजबूत रहे। वो रसिया को झुकते हुए नहीं देना चाहते, क्योंकि सबको पता है रसिया जब तक सरवाइव कर रहा है तब तक यूएसए पूरी दुनिया पे डोमिनेंस पूर्णतः स्थापित नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन रसिया गिरा, उस दिन यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए आसान हो जाएगा पूरी दुनिया पे कब्जा करना। इसलिए दुनिया का एक समय का सुपर पावर रसिया अभी युद्ध में फंसा हुआ है। और इज़राइल इस तरीके से हमास के पीछे पड़ा हुआ है जैसे वो इज़राइल का ज्योग्राफिकल बॉर्डर चेंज करने वाला हो। वो सोच लिया है कि इस बार पूरे गाजा पट्टी को इज़राइल में मिला के ही मानना है। क्योंकि इज़राइल और गाजा पट्टी में हमास की लड़ाई सिर्फ ज़मीन या टेररिज्म की नहीं है, ये कहीं ना कहीं रिलीजियस भी है, जो कि पूरी दुनिया में इफ़ेक्ट करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले धर्म क्रिश्चियनिटी के बाद मुसलमान ही हैं। और सभी मुसलमान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गाजा पट्टी में हो रहे कार्रवाई के ऊपर अपने ध्यान को लगाए हुए हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो पूरी दुनिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन 4 देशों के युद्ध में फंसी हुई है। तो अब ऐसे समय में इलेक्शन होते हैं अमेरिका में, ट्रंप जो कि मुखर रूप से इज़राइल के सपोर्टर रहे हैं, वो डायरेक्ट इस बात को कोशिश कर चुके हैं कि वो इज़राइल के पूर्णतः सपोर्ट में है। और
रूस और यूक्रेन के युद्ध में वो युद्ध ख़त्म करने के पक्ष में है। उनका मानना है कि अमेरिका यूरोप में अपना सेना को रखना, अपने पैसे को खर्च करना यूक्रेन युद्ध में, ये बेवकूफ़ी है, अमेरिका के लोगों के पैसे की बर्बादी है। तो अब यहाँ से बात कनेक्ट कीजिए जहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट हुई थी कि ट्रंप का जीतना इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों? क्योंकि अब ट्रंप जीत चुके हैं। वो सत्ता संभालते ही जनवरी में वो शपथ ग्रहण करेंगे। वो संभालते ही यूक्रेन पे दबाव डालेंगे कि युद्ध बंद करो, उनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अमेरिका उनको अंधा सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, वो मिलना बंद हो जाएगा। वो इजराइल को फ्री हैंड देंगे। इजराइल जो अब तक हमास और गाजा पट्टी में सिमटा हुआ, वो खुल के सामने आएगा और ईरान पे हमला करेगा। क्योंकि इजराइल मानता है कि ईरान ही है जो हिजबुल्ला जो कि लेबनान में है और हमास जो कि गाजा पट्टी में है, इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है इजराइल के खिलाफ। तो इजराइल खुल के ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा और ट्रंप उसके पूरे सपोर्ट में होंगे। और ट्रंप इन सब के बाद दूसरा काम क्या करेंगे, वो नाटो से पीछे हटेंगे। या तो नाटो में यूरोपीय कंट्री और पैसा दे, नाटो सैन्य संगठन में भी सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका का लग रहा है और ट्रंप का मानना है कि ये पैसा अमेरिका ही क्यों दे, यूरोपियन कंट्री बैठ के मौज काटे और ट्रंप अमेरिकी सेना वहाँ जा करे और अमेरिकी पैसा खर्चा करे। तो ट्रंप एक बिजनेसमैन रह चुके हैं अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने से पहले। वो अभी भी बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन के दिमाग से सोचते हैं। उनका मानना है पैसे दो, तुमको हम सिक्योरिटी देंगे, नाटो में पैसा दो, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, रक्षा करेंगे। अगर तुम लोग पैसे नहीं दे पा रहे हो तो हम नाटो तुम्हारे सपोर्ट में हम नहीं खड़े होने वाले हैं। तो ये बात रही ट्रंप की, ये युद्ध से संबंधित। अब आइए भारत, इसका असर भारत पे क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा या सोचा होगा, रसिया में ब्रिक्स का सम्मेलन होता है। ब्रिक्स में वो देश आते हैं, पूरी दुनिया में कुछ पावरफुल संगठन है जिसमें कुछ देश शामिल होते हैं, जिनमें यूनाइटेड नेशन सबसे ऊपर है माना जाता है। उसके बाद आते हैं पावरफुल में WTO आते हैं, IMF आते हैं। लेकिन और जो लोकल ग्रुप्स हैं जो कि कुछ कुछ कंट्री मिल के बनाए हुए हैं, जिसमें G7 है, G10 है, G20 है, ब्रिक्स है, आसियान है, ऐसी संगठनों में सबसे पावरफुल माना जाता था G7 कंट्रीज़ को। लेकिन G7 कंट्रीज़ जिसमें कि सारे डेवलप्ड कंट्री आते थे, जैसे कि फ्रांस, UK, कनाडा, अमेरिका, ये सब, जर्मनी, जापान। लेकिन इन सब की इकोनॉमी हालत ऐसी है कि सब डगमगा रहे। तो G7 को ओवरटेक करने के लिए जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ अभी इकोनॉमिक गतिविधि बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका संगठन है ब्रिक्स। और ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो उनके फाउंडर मेंबर हैं। इनके अलावा भी अब उसमें बहुत सारे 8-9 कंट्री जुड़ना चाह रहे हैं, जिसमें UAE है, सऊदी अरब है, ये सारी कंट्रीज उसमें जुड़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान भी बीच बीच में मांग कर रहा है कि हमको भी जुड़ना है। तो सोचिए, अमेरिका में इलेक्शन चल रही होती है और यहाँ ब्रिक्स का एक सम्मेलन होने वाला होता है रसिया में। इस बार ब्रिक्स का सम्मेलन रसिया में हुआ। वहाँ सभी देश के राजनेता जाते हैं, शी जिनपिंग जाते हैं, मोदी जाते हैं, पुतिन होते हैं, ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, साउथ अफ्रीका के होते हैं, नेता होते हैं। इन सब के बीच में ब्रिक्स, जो कि पुतिन माना जाता है, इसी मीटिंग में पुतिन ने चाइना और इंडिया के बीच में जो है ना दोस्ती फिर से कायम करवाया, जो कि 5 साल से चला आ रहा था बॉर्डर विवाद लद्दाख में।
इन सब हिस्सों में, डोकलाम वाले सब क्षेत्र में, वहाँ पे माना जाता है अब भारत और चीन का समझौता हो गया। दोनों अपनी अपनी सेना 5 साल पहले जो स्थिति में थे उस स्थिति में ले जा रहे हैं। तो पॉइंट वीडियो का क्रक्स ये है कि इंडिया की दृष्टि से ये मेन पॉइंट आया अभी तक। तो क्या आखिर क्या चीन झुक गया भारत के सामने? ये सोचने की बात है। हिंदी चीनी भाई भाई नेहरू की तरह, कि नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, चीन फिर से आके हमला कर दिया। क्या ये फिर से वही होने वाला है? चीन फिर से धोखा देगा? क्या चीन पे हम विश्वास कर सकते हैं कि ये धोखा नहीं देगा? कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी के दृष्टिकोण से देखिए, चीन भारत से दोस्ती कर रहा है। चीन किसी को नहीं समझता है कुछ भी, अपने सामने में भी इतना वो पावरफुल है, पैसा से, सेना से, हर चीज़ से अमेरिका को टक्कर देता है। चीन एक सुपर पावर बन चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो भारत से फिर भी अभी दोस्ती किया है इस टाइम, इसी मूवमेंट पे। इसमें चीन का क्या फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि ट्रम्प चीन के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं व्यापार के मामले में। ट्रम्प अपनी प्रेसिडेंसी में जब थे, उन्होंने कोरोना वायरस का चाइना वायरस तक कह दिया था। वो चीन के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट करने वाले। वो हर चीनी माल पे 100% टेरिफ लगाएंगे, 200% टेरिफ लगाएंगे जो यूएसए में बिकना चाहता है। वो भारत के साथ भी ऐसा करेंगे। उनका मानना है भारत चाइना जो अमेरिका में आके बेचता है उस पर हम टेरिफ बहुत लगाने वाले हैं। ट्रम्प का ही नीति है। और चीन को शायद इसकी भनक लग गई कि ट्रम्प वापस जीत रहे हैं इस बार। तो चीन को लगा कि अमेरिका तो उसके विरोध में होने वाला है और भारत और ट्रम्प क्वाड को मजबूत करेगा हमारे खिलाफ। क्वाड में कौन कौन से देश? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये चारों देश को मजबूत करेगा। इसके मजबूत होने से इंडियन ओशियन में चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। साउथ चाइना सी में भी चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। तो चीन को लगा अगर हम भारत से अभी तक लड़ते रहेंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अभी ट्रम्प नहीं समझेंगे कुछ वो प्रेसिडेंट बनने के साथ, इसलिए प्रेसिडेंट उनके बनने से पहले चीन भारत को अपने पाला में लाना चाहा। और पुतिन के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था कि भारत और चीन की दोस्ती हो जाए। क्योंकि रूस अगर अभी टिका हुआ है तो भारत और चीन की वजह से, क्योंकि ये दोनों देश उससे खरीद भी रहे हैं और ये दोनों देश उसको बेच भी रहे हैं। क्योंकि बाकी पूरी दुनिया उसके साथ व्यापार नहीं कर रही है यूरोपीय कंट्री और अमेरिका की डर से। तो रूस के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। तो रूस तो चाहता ही है कि भारत और चीन का संबंध अच्छा हो जाए। और चीन भारत के साथ संबंध स्थापित करने लगा, अच्छा अपना सेना हटाने लगा। क्या भारत को इसके लिए सोचना चाहिए या सो जाना चाहिए या सोचना चाहिए कि अब सब ठीक हो गया, या सतर्क होना चाहिए कि ये तात्कालिक कुछ समय के लिए शांति आई है? चीन का जो रवैया रहा है वो हमेशा से रहा है डोमिनेंस करने वाला। वो अमेरिका की नहीं सुनता है तो भारत की क्या सुनेगा? वो अभी दोस्ती किया है अपनी सिचुएशन को देख के, क्योंकि चीन की इकोनॉमी उतनी अच्छी भी काम कर नहीं रही है। और ट्रम्प आएंगे तो वो उसकी इकोनॉमी पे ही वार करेंगे। वो उसकी इकोनॉमी को तोड़ के रख देंगे। और भारत भी चीन की इकोनॉमी को पूरी तरीक़ा से टक्कर तो नहीं दे पा रहा है, लेकिन टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्योंकि भारत बहुत सारी कंपनियों पे दबाव डालता है कि आप माल चाइना में बना के भारत में नहीं बेचिए, आप भारत में बनाइएगा तब, नहीं तो अगर बाहर से बेचने लाइएगा हम 100% उस पर टैक्स लगाएंगे। ये बात है। तो चीन इन सब चीज़ों को देखते हुए चीन सोच रहा है कि अभी हालात ऐसे हैं कि भारत से दुश्मनी अच्छी बात नहीं है। और इसी सिचुएशन का भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा? भारत को अब भारत क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में?
क्योंकि रसिया का एलाई रहा है, माना जाता है हमेशा कि रसिया और भारत का अच्छा संबंध रहा है, वो अब चीन सपोर्ट हो जाने से ये तीनों देश, तीन बड़े देश रसिया, चाइना और इंडिया, ये तीनों एक साथ हो जाने से पूरी यूरोप क्या पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। ये तीन देश एक साथ हो चुके हैं, तो इन तीन देशों की वैल्यू तो बहुत अधिक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इंडिया ऐसी सिचुएशन में क्या करे कि जब तक चीन के साथ अच्छा संबंध है, वो अपने बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है। अब देखिए चीन कितना आगे सोचता है। आप देखे होंगे जैसे हम घोषणा होता है ना कि सब चीज़ नॉर्मलाइज हो रहा है भारत और चाइना के बीच में। भारत के एक बहुत फेमस पॉडकास्टर हैं रणवीर अलाहाबादिया, अचानक से देखिएगा उस पर एक चीनी गेस्ट आते हैं, एक चीनी इन्फ्लुएंसर आती है महिला, वो भारत और चाइना के संबंध में बात करती है और चीन कैसा है उसके बारे में बात करती है। वो चीन का पूरा गुणगान करती है कि नहीं पूरी दुनिया चीन को ऐसे देखता है वैसे देखता है, चीन में सब चीज़ अच्छा है, चीन में वन पार्टी सिस्टम अच्छा है, चीन की कम्युनिस्ट सरकार अच्छी है, चीन का ये मानना है, चीन का वो मानना है, चीन ऐसे काम करता है, चीन डेवलपमेंट करता है, इसलिए इसको कोई देखना नहीं चाहता। देखिए चीन का माइंड सेट कितना तेज है कि वो भारत में जैसे दोस्ती किया तैसे ही अपना इन्फ्लुएंस भारत की जनता के बीच में बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि भारत की जनता, सरकार, गवर्नमेंट लेवल पे डील हो जाए, सेना पीछे हट जाए, लेकिन भारत की जनता चीन को पसंद नहीं करती है। वो भारत की जनता के बीच में अपना सपोर्ट गेन करने के लिए अपना सो कॉल इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट में भेज रहा है अपनी बहुत सारी। अब देखिएगा अचानक से आप देखिएगा चीनी इन्फ्लुएंसर, चीनी बुक्स, चीनी मटेरियल, बहुत सारे ऐसे चीज़ आएंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट होंगे, बहुत सारे चमचे जो होंगे उनके राइटर जो पैसे लेके उनकी प्रोपेगेंडा को पुश करेंगे, वो चीन को अच्छा बताएंगे। अचानक आपके एल्गोरिदम में आप देखिएगा भारत चीन के अच्छे संबंध के बारे में बात करने वाले 2-4 लोगों का वीडियो सजेशन होगा। यूरोप को इविल दिखाया जाएगा, वेस्टर्न को इविल दिखाया जाएगा, भारत चीन को एक करने की बात कहा जाएगा, यानी कि सपोर्ट की दृष्टि से कि भारत चीन एक होकर यूरोपियन को हरा सकते हैं, एशियन माइंडसेट की बात की जाएगी। तो ये सभी चल रही है राजनीति वर्ल्ड में एक साथ, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने नोटिस किया। सोचिए इस बारे में बात किया जाए, क्योंकि ट्रम्प सच में बहुत कुछ बदलने वाले हैं, लोगों को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो लंबी हो चुकी है, आगे की बात फिर कभी किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।